हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की जो मैंने वीडियो बनाई है ना, वो इस हिसाब से बनाई है कि ये आपको यूज़फुल रहेंगी आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए। स्पेसिफिकली सिनॉप्सिस है, वाइवा होस है, ओके। और अभी अभी पीसीआई ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें ये बोला गया है कि आपको फार्मासिस्ट बोल के रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, राइट। तो ऐसे एमसीक्यूज़ को आंसर करने के लिए बहुत डीप में स्टडी लगती है। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है ना, वो आपको उस एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल रहेगा। तो मैं ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज़ पे चैप्टर वाइज वीडियोस भी बनाने वाली हूँ और वो मैं शेयर भी करती रहूँगी जो कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरी वीडियो जो है वो आप फॉलो करते रहिए, मेरा चैनल फॉलो करते रहिए। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो है वो भी प्रेस कीजिए, जिसके कारण जब भी मैं नया वीडियो कुछ अपलोड करूँगी यूट्यूब पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर चलो लेट अस स्टार्ट। So first question it is, what are HEPA filters? So see this HEPA, it stands for high efficiency particulate air filters. Okay, this is the full form of HEPA, that is high efficiency particulate air filters. So नाम में ही है air filters, that means HEPA फिल्टर्स जो है वो मेनली किस लिए यूज़ किए जाते हैं, तो फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर, फॉर द पर्पज़ ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर। ओके, अभी एयर जो है उसको स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत कहाँ पे है, तो सी असेप्टिक एरियाज़ होगा। असेप्टिक एरियाज जो रहते हैं वहाँ पे जो एयर एंटर करेगी वो कैसी होनी चाहिए, तो वो एयर टोटली स्टेराइल होनी चाहिए, असेप्टिक एयर होनी चाहिए। सो असेप्टिक एरिया में जो भी एयर एंटर करती है, दैट पर्टिकुलर एयर इट फाइनली पासेस थ्रू दिस हेपा फिल्टर्स। यानी कि ये जो एयर है वो थ्रू द सीरीज ऑफ फिल्टर्स पास करेगी, जहाँ पे फाइनल फिल्टर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो दिस हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। ओके, these HEPA filters they will ensure the laminar airflow, okay, and it will be removing the particles as small as 0.3 microns with इफ़िशियंसी ऑफ 99.97%। हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा है, 99.97% है, यानी कि नियर अबाउट 100% है। और ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करता है, दैट इज़ 0.3 माइक्रॉन्स के साइज़ का जो पार्टिकल रहेगा, इसके अबाव के सारे पार्टिकल्स रहेंगे वो रिमूव हो जाएंगे बाय दिस हेपा फिल्टर्स, एंड सो इट विल इंश्योर द स्टेराइल एयर। Okay, it will ensure the flow of sterile air through it. Then the next question, what is normal time, temperature and pressure in case of autoclave? So this autoclave, it is an equipment which is utilized to carry out the moist heat sterilization, right? तो जब भी हम ये ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो जो नॉर्मली टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर वहाँ पे यूज़ किया जाता है वो क्या रहता है, तो सी टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस रहेगा, प्रेशर रहेगा 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज, ओके, और स्टेरिलाइजेशन टाइम रहेगा 15 to 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रिंसिपल बिहाइंड स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग? तो अभी जब जैसे मैंने बोला है, ये ऑटोक्लेव क्या है, इक्विपमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं किस लिए, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सो सी हियर, सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ स्टेरिलाइजेशन, दैट मीन्स हियर डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इट इज़ कॉज्ड बाय दिस सैचुरेटेड steam, that is the moist heat, okay, and this particular steam it will be under pressure, okay. So here microorganisms, these are killed by coagulation of cell proteins, that means this saturated steam it will enter into the spores and then capsules of the bacteria, it will rupture it, okay. Due to this, escape of protoplasm will occur which will be then coagulated, right. So this is the principle behind sterilization of autoclaving, sterilization by autoclaving. Next bit, what is the principle behind sterilization by hot air oven?
So now see this equipment, hot air oven, it is utilized for dry heat sterilization purpose. So here material, it will be sterilized by subjecting it to high temperature for long duration. So here temperature which is used, it is generally 170 degrees Celsius, and time which is required, it is near about 1 hour. Okay, and when we are using this method, here destruction of microorganisms, it will occur due to the oxidation of cell proteins. In case of autoclaving, we have said that sterilization, it occurs due to the coagulation of cell proteins. But when we are using this equipment, hot air oven, here sterilization, it occurs due to the oxidation of the cell proteins. तो यहाँ पे एक बात है कि देखो, जब हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं ऑटोक्लेविंग की मेथड से, तो वहाँ पे ऑटोक्लेविंग में जो टेम्परेचर हमें लगता है स्टेरिलाइजेशन के लिए, वो कितना है, 121 डिग्री सेल्सियस है, और टाइम जो लगता है वो है नियरली 15 to 20 मिनट्स। और वही जब हम बात कर रहे हैं किस हॉट एयर ओवन की, तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो है 170 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन यानी कि हाई टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू ऑटोक्लेव। ठीक है, और फिर भी टाइम जो लग रहा है वो भी ज़्यादा है, 1 आवर है in comparison with the autoclave. Okay, that means temperature as well as time which is required for the purpose of sterilization, it is more in case of hot air oven than in case of autoclave. फिर ये ऐसा क्यों है? तो देखो, ऑटोक्लेव में हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द स्टीम, दैट इज मॉइस्ट हीट फॉर द पर्पज ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, फिर स्टीम जो है इसका पेनिट्रेशन पावर जो है और इसकी थर्मल कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है दैन द ड्राई हीट। ठीक है, ड्राई हीट कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, इस इक्विपमेंट में, हॉट एयर ओवन में। स्टीम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, ऑटोक्लेव में। ठीक है, फिर स्टीम जो है उसका पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा है ड्राई हीट से, और उसकी थर्मल कैपेसिटी जो है स्टीम की वो भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द ड्राई हीट। इसके कारण क्या होता है, तो स्टीम जब एक आधे कूल ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक होकर कंडेंस होती है, तो वहाँ पे हीट जो लिबरेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो मटेरियल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो एकदम जल्दी से हीट अप हो जाता है। और इसी वजह से ऑटोक्लेव में हमें जो टेम्परेचर लगता है स्टेरिलाइजेशन के लिए और जो टाइम लगता है वो कम है इन कंपैरिजन विद द टेम्परेचर एंड द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हॉट एयर ओवन। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन, इसको शॉर्ट में WFI भी बोलते हैं। ओके, वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है, तो एक कॉमन मोस्ट व्हीकल है जो कि यूज़ किया जाता है लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स में। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सो सी इट इज़ अ पायरोजेनिक डिस्टिल वाटर which is used as a vehicle for parenteral preparations, specifically the LVPs, that is large volume parenteral preparations. Large volume parenterals, LVPs stands for large volume parenterals. ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है, अपायरोजेनिक डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अपायरोजेनिक मीन्स इट इज़ फ्री फ्रॉम पायरोजेंस। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि ये बनाया किस मेथड से होगा, सिंपल डिस्टिलेशन की मेथड से। ठीक है, और इसको हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स। एक व्हीकल बोल के, सॉल्वेंट बोल के हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the different types of water for injection. So see, there are two types of water for injection. One is the sterile water for injection and another one it is the bacteriostatic water for injection. तो फिर अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सो सी स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, नाम में ही इसके स्टेराइल आ रहा है, दैट मीन्स इट विल बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। और वाटर फॉर इंजेक्शन है यानी कि ये फ्री रहेगा पायरोजेंस से। सो स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, इट इज़ फ्री फ्रॉम पायरोजेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फिर ये स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, so it is used for reconstitution of small volume parenterals which are meant for single use, that is which are containing the single dose of drug. ठीक है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन जो है हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, देखो अगर हमारा ड्रग प्रोडक्ट जो है वो अगर इसके एक्वियस फॉर्म में अनस्टेबल रहेगा, तो
उसको हम मैन्युफैक्चर करते वक्त एक ड्राई पाउडर की फॉर्म में मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। और जस्ट बिफोर यूटिलाइजेशन हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे उस पर्पज़ के लिए जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो कौन सा रहेगा, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। दूसरी टाइप जो है वो है बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, दैट इज़ BWFI, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। सो ये जो वाटर है ये वाटर फ्री रहता है पायरोजन्स से, ये फ्री है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी, और इसमें एडिशनली क्या किया जाता है तो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स भी एडेड रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो वाटर रहता है इसको क्या बोलेंगे हम, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। It is free from pyrogens, it is free from microorganisms and it also contains bacteriostatic agents। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन हम व्हीकल बोल के ही यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसको हम यूज़ करेंगे फॉर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल्स विच आर कंटेनिंग मल्टीपल डोसेज ऑफ ड्रग, ठीक है। यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो रहेगा हमारा वो ड्राई पाउडर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जस्ट बिफोर यूज़ हमें क्या करना है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करना है और यूज़ करना है। यहाँ पे हम जो वाटर यूज़ करेंगे व्हीकल बोल के वो कौन सा रहेगा, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रिपरेशन में मल्टीपल डोसेस रहेंगे ड्रग के, ठीक है। सो व्हाइल विड्रॉइंग ईच डोज ऑफ ड्रग हियर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, ठीक है। फिर ये जो कंटेमिनेशन है वो किस कारण प्रिवेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो वाटर है इसमें एडिशनली क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा कि कोई भी कंटेमिनेशन जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप 1 ग्लास। सो देखो ग्लास जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स केमिकल कंपोजिशन, राइट। तो यहाँ पे ये जो टाइप 1 ग्लास है ये क्या है, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। सबसे ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस इसी ग्लास का होता है, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं हाईली रेजिस्टेंट। और ये केमिकली क्या है तो बोरोसिलिकेट ग्लास है, ठीक है। इसमें आप किसी भी टाइप का पेरेंटल प्रिपरेशन जो है वो स्टोर कर सकते हैं, फिर वो चाहे बफर्ड हो या अनबफर्ड एक्वियस पेरेंटल प्रिपरेशन हो या कोई और भी प्रिपरेशन हो। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। नाउ व्हाट आर टाइप 2 एंड टाइप 3 ग्लास। What this type 2 and type 3 glass are chemically. So see here type 2 glass, it is the treated soda lime glass. Okay, it will here by providing the surface treatment to this particular glass, here their hydrolytic resistance it has been increased. Okay, type 2 glass जो है basically इसका हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या किया जाता है, इस ग्लास के सरफेस को डी अल्कलाइजेशन की ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ओके, और इस ट्रीटमेंट की वजह से इसका हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, सो इट इज़ हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंट। टाइप 3 ग्लास जो है वो क्या है, प्लेन सोडा लाइम ग्लास है विथ मॉडरेट हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। टाइप 3 ग्लास का हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस जो है वो कैसे रहेगा, तो मॉडरेट रहेगा। Clear? Now next question, what is composition of glass? So glass, it is composed of silicon dioxide tetrahedron and it is modified physico-chemically by oxides of sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium, boron and iron. ओके, ग्लास बना किससे है, बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड टेट्राहेड्रॉन से, और इसको फिजिको केमिकली मॉडिफाई किया जाता है बाय ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड आयरन। नो व्हाट इज एलवीपी एंड एसवीपी, बहुत बार पूछा जाता है ये। So LVP it stands for large volume parenterals and SVP it stands for small volume parenterals. So here large volume parenteral preparations, these are having the volume 100 ml or more, whereas small volume parenterals, these are the preparations which are having the volume which is below 100 ml.
Now, by which methods water for injection is prepared? So we have already defined this water for injection as it is apyrogenic distilled water. So as it is a distilled water, one method which is used for its preparation, it is simple distillation method. And the another method which is used for its preparation, it is reverse osmosis. Next question. What are pyrogens? सो अभी तक हम बोल रहे हैं कि हमारे पैरेंटल प्रिपरेशन जो है उसमें व्हीकल बोल के वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ किया जाता है. वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है? तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम पायरोजेंस. तो ये पायरोजेंस होते क्या है? सो सी पायरोजेंस, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म होके जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पायरोजेंस. ये पायरोजेंस केमिकली लिपिड्स होते हैं. ओके, और इनको एक कैरियर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है जो कि इधर पॉलीसैकेराइड होता है या फिर पेप्टाइड होता है. मोस्टली इट इज़ पॉलीसैकेराइड. ओके, हियर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पोटेंट पायरोजेंस बनाते हैं जिनको कहा जाता है एंडोटॉक्सिन्स. ठीक है, ये पायरोजेंस जो है अगर हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो गए तो इट विल रिजल्ट इनटू सेवरल सिम्टम्स. और पायरोजेंस के जो इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे दिखते हैं, जो सिम्टम्स दिखते हैं, उसमें क्या क्या है? इट विल कॉज राइज इन बॉडी टेम्परेचर, दैट इज फीवर रिस्पॉन्स विल बी देयर, चिल्स और बॉडी एक विल बी देयर. ठीक है, फीवर रिस्पॉन्स मिलेगा, चिल्स रहेगा, ठंड बजेगी. ओके, और बॉडी एक की कंडीशन रहेगी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहेगा, दर्द रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the tests that are used for detection of pyrogens. So see, for detecting the presence of pyrogens, mainly two tests are carried out. One is the rabbit test and another one it is the Lal test. Okay, rabbit test में हमें जो rabbits यूज़ करने होते हैं, बेसिकली 3 rabbits हम इस टेस्ट में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये जो rabbits है इनको एक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट पास करनी होती है और उस टेस्ट को बोलते हैं शम टेस्ट. ओके, और दूसरी जो टेस्ट बोल रहे हैं हम जो कि पायरोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है वो कौन सी है? लाल टेस्ट. लाल, इट स्टैंड्स फॉर लिम्यूलस अमेबोसाइट लाइसेट टेस्ट. नेक्स्ट, हाउ दिस लाल टेस्ट इट इज परफॉर्म्ड. बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन. आपको वाइवा में भी पूछा जाएगा, सिनॉप्सिस में भी रहेगा, थेरी एग्ज़ाम जो आपकी होगी वहाँ पे भी ये पूछा जाता है. एंड आई होप कि ये एग्जिट एग्जामिनेशन जो है उसमें भी इसको वेटेज मिलेगा. सो सी हियर हमें ये टेस्ट करते वक्त क्या करना है? तो लाइसेट पोर्शन, ये लाइसेट पोर्शन यानी क्या है? तो ये प्रोटीन फ्रैक्शन है जो कि सेपरेट किया जाएगा अमेबोसाइट से. सो यहाँ पे जो अमेबोसाइट है वो कौन सा है? लाइम्यूलस पॉलीफेमस. ओके, इट इज़ लाइम्यूलस पॉलीफेमस जो कि हॉर्सशू क्रैब में प्रेजेंट से मिलता है. ठीक है, तो उसका प्रोटीन फ्रैक्शन जो है वो हम सेपरेट करेंगे, उस प्रोटीन फ्रैक्शन को बोलते हैं लाइसेट. राइट, और ये जो लाइसेट पोर्शन है इसको हम मिक्स करेंगे विद द सैंपल जिसके लिए हमें ये पायरोजन टेस्ट जो है वो लेनी है. ठीक है, फिर हम इस मिक्सचर को इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर द पीरियड ऑफ 60 मिनट्स. सो यार इंक्यूबेशन के बाद अगर हमें फर्म जेल तैयार हुई नज़र आती है, दिखती है, तो इस टेस्ट को हमें तब पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, फर्म जेल फॉर्मेशन है यानी टेस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमारा जो सैंपल है वो कंटेमिनेटेड है विथ पायरोजेंस. ओके, एंड इफ देयर इज नो जेल फॉर्मेशन देन आवर sample it will pass the test and it is free from pyrogens. Next bit, what is full form of this LAL test? So it stands for Limulus amebocyte lysate. LAL, it stands for Limulus amebocyte lysate test. Next, what do you mean by isotonic solutions and paratonic solutions? Again, very important question. So see, isotonic solutions, these are the solutions which have same osmotic pressure as that of blood plasma. Okay, any solution which is having same osmotic pressure as that of blood plasma, it will be known as the isotonic solution. Okay, or if two solutions which are separated by semi permeable membrane,
Okay, and if these are having the same osmotic pressures, then both these solutions, these are said to be isotonic solutions. Now what is paratonic solution? So say paratonic solutions are those which have either the low or the high osmotic pressure than that of blood plasma. Okay, and here paratonic solutions will be including the hypotonic solution and the hypertonic solutions. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो कैसा, कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम रहेगा इन कंपैरिजन विद द ब्लड प्लाज्मा. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, विच इज़ हैविंग द मोर ऑस्मोटिक प्रेशर दैन दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. आई होप सो ये क्लियर हो गया है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ये कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं. ओके, नेक्स्ट बिट. विच सॉल्यूशन इज मोर डेंजरस, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, एंड व्हाई? सो सी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जो है वो ज़्यादा डेंजरस रहते हैं. वो ज़्यादा डेंजरस क्यों रहते हैं? क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस अगर ब्लड में इंजेक्ट किए गए तो इससे क्या होता है, देखो कि ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें जो वाटर रहेगा वो अक्रॉस द आरबीसीज क्रॉस होगा. ठीक है, और आरबीसीज इसके कारण क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे. वो इतने ज़्यादा स्वेल हो जाएंगे कि फाइनली वो रप्चर हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे. दैट इज़ हीमोलाइसिस, इट विल टेक प्लेस. और ये जो हीमोलाइसिस इफेक्ट हमें मिलेगा ये कैसे रहेगा, परमानेंट इफेक्ट रहेगा. वेरएज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस अगर हमने इंजेक्ट किए कर देंगे ब्लड में तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो आरबीसीज में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है वो आउटवर्ड पास हो जाता है. इसके कारण क्या हो जाएगा कि आरबीसीज का साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएंगे, क्रिन्यूलेट हो जाएंगे. लेकिन ये जो इफेक्ट है ये टेम्पररी है. आफ्टर सम टाइम आरबीसीज विल रिगेन देयर नॉर्मल साइज. सो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस इंजेक्ट किए गए तो इट विल रिजल्ट इनटू द हीमोलाइसिस विच इज़ अ परमानेंट डैमेज. नेक्स्ट बीट. Which form of dextrose it is suitable for parenteral preparations? So see, there are two forms of dextrose that are official in Indian pharmacopoeia. Anhydrous dextrose is there and dextrose monohydrate is there. Okay, among these two forms, this anhydrous dextrose, it is suitable for parenteral preparations because it is more pure. Okay, and on autoclaving it does not undergo caramelization. ठीक है, यहाँ पे ये जो अनहाइड्रस फॉर्म है डेक्सट्रोज का, इसका कैरामेलाइजेशन नहीं होगा एंड सो इट विल नॉट इम्पार्ट ब्राउन कलर टू आवर प्रिपरेशन. इस दो रीज़न के कारण अनहाइड्रस डेक्सट्रोज जो है ये सुटेबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैरेंट्रल्स. ठीक है, अनहाइड्रस डेक्सट्रोज जो है वो ज़्यादा प्योर फॉर्म है. और सेकेंड जो बोल रहे हैं हम कि ऑटोक्लेविंग करने के बाद भी इसका कैरामलाइजेशन नहीं होगा एंड सो इट विल नॉट इम्पार्ट ब्राउन कलर टू आवर पैरेंटरल प्रिपरेशन. ओके, नेक्स्ट बिट. व्हाट इज कैरामलाइजेशन? So see, on heating sugar it undergoes oxidation, it liquefies and it forms a brownish compound which is known as caramel. Okay, and this process of formation of caramel, it is nothing but the caramelization. Next one, what is hydrolytic resistance? So hydrolytic resistance, it is the resistance which is offered by glass to release alkali ions into water under specified conditions of contact between the interior surface of the container and water. ये जो हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट है ये जनरली न्यू ग्लास कंटेनर्स जो होते हैं उनके लिए किया जाता है. देखो नॉर्मली कोई भी ग्लास हो, अगर हम उसको ज़्यादा देर तक वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं, हाई टेम्परेचर पे अगर वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो ग्लास जो है वो वाटर में अल्कली आयंस रिलीज कर देता है. और जब हम ये ग्लास कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशंस, तब हमें उनका हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट करना ज़रूरी है. क्योंकि देखो पैरेंटल प्रिपरेशन स्पेसिफिकली लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल प्रिपरेशंस है, इसमें व्हीकल जो है वो वाटर रहेगा, इसका वॉल्यूम जो है वो 100 ml से ज़्यादा रहेगा. ठीक है, यानी ये जो ग्लास है ये बहुत ज़्यादा पीरियड के लिए
किसके साथ कांटेक्ट में रहने वाला है, वाटर के साथ कांटेक्ट में, और इसके कारण क्या हो सकता है कि इट मे रिलीज मोर अमाउंट ऑफ अल्कली आयंस इनटू द वाटर विच मे also affect the stability of our preparation. And so for ensuring the safety and stability of our preparation in its container, it is necessary to carry out this hydrolytic resistance test for the glass containers. ठीक है, फिर हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस यानी क्या है, तो ये रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर किया जाएगा ग्लास कंटेनर्स से टू रिलीज अल्कली आयंस इनटू द वाटर under the specified conditions of contact between the interior surface of the container and water. ठीक है, अपने पेरेंटल प्रिपरेशंस जो है वो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन के मेथड से स्टेरिलाइज किए जाते हैं, यानी कि फाइनल कंटेनर में ये प्रिपरेशन जो है वो फिल किया जाएगा, सील किया जाएगा और फिर कंटेनर के साथ इसका स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि कंटेनर जो है वो वाटर के कांटेक्ट में रहेगा एट हाई टेम्परेचर एंड सो इट मे रिलीज मोर अमाउंट्स ऑफ अल्कली आयंस इनटू आवर प्रिपरेशन। और इसके लिए हमें ये टेस्ट करते वक्त क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड कंडीशंस ऑफ कांटेक्ट में ये टेस्ट हमें करनी पड़ेगी, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे ड्यूरिंग द टेस्ट और फिर हम चेक करेंगे कि कितने अमाउंट में अल्कली यहाँ पे रिलीज हुआ है एट इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, आई होप सो कि आपके कंसेप्ट्स काफ़ी सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कहाँ पे ऐसे लगता है कि कुछ समझ में वगैरह नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।